हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। आजकल इंडियन पॉलिटी का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं एसएससी जेईई एग्जाम के लिए, और ये रिवीजन आपके पॉलिटी के बेसिक्स को कवर कर रहा है। तो जितने और एग्जाम्स हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या और एग्जाम्स हैं, वहाँ भी काम आएगा। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपके यूपीएससी में भी काम आ सकते हैं। तो ये बेसिक पॉलिटी का रिवीजन है, वेरी यूजफुल फॉर यू। कल हम लोगों ने पार्ट 5 शुरू किया था, राष्ट्रपति किया, उपराष्ट्रपति किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किया, आर्टिकल 78 तक किया, और ये बताया कि राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार हुआ करता है। वो प्राइम मिनिस्टर से देश में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आर्टिकल 76 हुआ करता है, जिसमें होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के होते हैं अटॉर्नी जनरल। कौन हो सकते हैं? ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज। वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने योग्य हो, वही अपॉइंट हो सकता है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वो अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, संविधान में तो फिक्स टेन्योर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सरकार अपने नियम के अनुसार 3 साल का टेन्योर बना देती है, जो रिन्यू बार बार हो सकता है। जैसे अभी जो अटॉर्नी जनरल है मिस्टर के वेणुगोपाल, उनका 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से सरकारी नियम के अनुसार हो सकता है, संविधान में कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं का मतलब होता है राष्ट्रपति इन्हें आसानी से अपॉइंट कर देते हैं, आसानी से हटा सकते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। हम जब राष्ट्रपति कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति को राय देगी रखने के लिए और हटाने के लिए। एज पर कन्वेंशन के अनुसार जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तीफा देती है, अटॉर्नी जनरल भी इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि ये सरकार के वकील होते हैं। सरकार को पूरा अधिकार है कि वो अपने मतलब का वकील चुने। उन्हें लगता है कि अब सरकार चेंज हो गई है, मिस्टर एक्स हमारे एडवोकेट नहीं रहने चाहिए, तो सरकार हटा देगी। तो इससे पहले कि सरकार हटाए तो क्या होता है, जब सरकार ऑफिस छोड़ती है, अटॉर्नी जनरल भी ऑफिस छोड़ देते हैं। इनको कोई सैलरी जैसी चीज नहीं मिलती है, बट एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है जो राष्ट्रपति तय कर देते हैं। राष्ट्रपति इनका ऑनरेरियम तय कर देते हैं। सैलरी जैसी कोई चीज इनको नहीं मिलती है। सरकार के लिए वकील बन के काम करते हैं। ये राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा आ जाएगा, राष्ट्रपति को एडवाइस चाहिए है, वो देंगे लीगल एड मैटर्स पे। और ये सरकार के सारे लीगल फंक्शंस करेंगे। कोर्ट में अगर सरकार के खिलाफ मुकदमा है तो ये कोर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हिजाब बैन का केस कोर्ट में आया है, किसी ने कहा है कि जो कर्नाटक स्टेट का जो हिजाब का आदेश है वो गलत है, तो फिर कर्नाटक के जो वकील होंगे या जो कर्नाटक स्टेट के वकील हैं वो खड़े होंगे और कर्नाटक को डिफेंड करेंगे। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मुकदमा आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अटॉर्नी जनरल। इनको देश का प्रथम लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। ये देश के प्रथम लॉ ऑफिसर होते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इनको असिस्ट करने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। ये जो बाकी के होते हैं ये संविधान में नहीं लिखे हुए। अटॉर्नी जनरल संवैधानिक पद है, बाकी सब सरकार अपॉइंट कर लेती है। उनमें एक कहलाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और बाकी बहुत सारे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। ये हुआ करते हैं। अब इनमें से कोई भी वकील सरकार को रिप्रेजेंट कर सकता है। आप कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे एसजीआई मिस्टर तुषार मेहता, है ना, इनाम आता रहता है। तो क्या है, ये एसजीआई है, जरूरी नहीं है अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करें। एसजीआई भी कर सकते हैं, एडिशनल एसजीआई भी कर सकते हैं। एक खास बात इनकी ये होती है कि ये पार्लियामेंट में ऐसे काम कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि ये पार्लियामेंट में ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। इनको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में अधिकार है शिरकत करने का, भाग लेने का, लेकिन क्योंकि ये मेंबर नहीं है इसलिए वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता। ये स्पेशल केस होता है जहां अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में एमपी की तरह भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये मेंबर नहीं होता। ठीक है, सरकारी वकील है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये चाहे तो किसी और केस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जिस केस में रिप्रेजेंट करेंगे उसमें अपोजिट पार्टी भारत सरकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद भारत सरकार के वकील हैं। तो अटॉर्नी जनरल को पूरा अधिकार है कि वो प्राइवेटली वकील बन के काम करता रहेगा, लेकिन ऐसे केस को नहीं लेगा जिसमें अपोजिट पार्टी भारत सरकार हो। तो होता है अटॉर्नी जनरल। अब बात करते हैं यूनियन लेजिस्लेचर की। आर्टिकल 78, लास्ट आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार है। अब आर्टिकल 79 में होती है पार्लियामेंट। 79 में
आर्टिकल 79 याद रखिए तो अच्छा है। पार्लियामेंट में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है जिसे राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल होती है जिसे लोकसभा कहते हैं। मतलब राष्ट्रपति के बिना पार्लियामेंट अधूरी मानी जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना होता है। लॉ तब तक नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन ना हो जाए, इसलिए बिना राष्ट्रपति के पार्लियामेंट कभी नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन आ जाए पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा ओनली होते हैं, तो आप गलत कर दीजिए, राष्ट्रपति के बिना पार्लियामेंट नहीं होती है। वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, पार्ट होते हैं। पहला हाउस है राज्यसभा। आर्टिकल 80 में हुआ करता है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी कह देते हैं, परमानेंट हाउस होता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कह देते हैं, हाउस ऑफ विजडम भी कह देते हैं। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन में 238 मेंबर, मैक्सिमम 238 मेंबर हो सकते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं। इन्हें चुनता कौन है? इलेक्टेड एमएलएज, जो राज्यों के एमएलएज होते हैं। हर राज्य का शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हर राज्य का एक नंबर फिक्स हुआ करता है। उस नंबर को राज्यसभा में फिल करने का काम उस राज्य की विधानसभा के एमएलएज का होता है, जो चुने हुए एमएलएज होते हैं। मान लीजिए किसी राज्य के 10 मेंबर हैं, आंध्र प्रदेश के मान लीजिए राज्यसभा में 10 मेंबर आने हैं आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश विधानसभा के जो एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, वो वोट करके किन्हीं भी 10 लोगों को जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको आंध्र प्रदेश राज्यसभा में भेज देंगे। तो इसके लिए सीधा चुनाव नहीं होता है। वही राष्ट्रपति वाला मेथड पीआरएस एंड एसटी इस्तेमाल होता है। और किस राज्य के कितने मेंबर है राज्यसभा में, ये शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। तो 238 तक तो मेंबर इलेक्टेड हो सकते हैं, और 12 मेंबर जो है वो मनोनीत होके आते हैं। राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, इन 4 क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले कोई 12 व्यक्ति, लिटरेचर हो, आर्ट हो, साइंस एंड सोशल सर्विस हो, उस बेस पे जैसे अभी म्यूजिशियन इलैयाराजा को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया। इस तरीके से इन 4 क्षेत्रों में, ये 4 क्षेत्र याद रखते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, कोई भी 12 मेंबर नॉमिनेट हो जाते हैं। 238 तक हो सकते हैं, लेकिन अभी 233 मेंबर राज्यसभा में चुन के आते हैं, 12 आते हैं नॉमिनेशन से, तो टोटल डिस्टेंस राज्यसभा की हो जाती है 245। मैक्सिमम कितनी है? 238 प्लस 12, मैक्सिमम तो हो जाती है 250। मतलब 250 क्या है? ये संविधान ने सैंक्शन कर रखी है। एक्चुअल कितनी है? मतलब 238 तक हो सकते हैं, का मतलब 238 से कम हो सकते हैं। अभी तो 233 सीटें ही इलेक्टेड शुरू हुई हैं, 5 अभी शुरू हो ही नहीं है। तो जब भी राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ की बात होती है तो 245 आती है। संविधान में सैंक्शन 250 है, मतलब चाहें तो इलेक्टेड कोटे में अभी 5 सीटें और शुरू कर सकते हैं, हमें सैंक्शन है। राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। 1952 में जो इलेक्शन हुए थे, जब से बना है तब से लगातार चला आ रहा है। और पहली बार भारत में इलेक्शन 1952 में हुए थे। 1950 में संविधान लागू हुआ, फिर 1952 में पहली बार लोकसभा राज्यसभा बनते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसका कोई टेन्योर नहीं होता, और क्योंकि टेन्योर नहीं होता इसलिए डिसॉल्व नहीं हो सकता। जिस हाउस का टेन्योर ना हो भंग नहीं हो सकता है। लेकिन एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है जिसके तहत हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। हुआ किया क्या है? एक पार्लियामेंट्री लॉ के अनुसार राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल तो 6 साल होता है। राज्यसभा ऐसे हाउस का कार्यकाल 6 साल बिल्कुल नहीं होता। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल भी 5 साल है। यहाँ राज्यसभा का परमानेंट हाउस, राज्यसभा ऐसे हाउस का टेन्योर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है जो 6 साल होता है। ऐसे चलाया जाता है कि हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएं। इसका मतलब हर 2 साल में राज्यसभा के मेंबर्स राज्यसभा के इलेक्शंस होते रहते हैं। हर 2 साल में हर राज्य से 1/3 मेंबर रिटायर होते जाते हैं। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस हुआ करता है। क्वालिफिकेशन क्या है आर्टिकल 84 में? नागरिक हो, 30 साल की एज हो गई हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, भारत में मतदाता सूची में कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम नहीं है, मतलब इलेक्शन कमीशन ने किसी ग्राउंड पे मतदाता सूची से आपका नाम निकाला हुआ है, तो आप राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। कुछ आधारों पर इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची से नाम निकाल सकता है, 6 साल तक वोट देने का अधिकार वापस ले सकता है, कुछ ऑफेंसेस जो मेंशन्ड है लॉ में। तो इन चारों, और भारत में कहीं भी मतदाता सूची में नाम हो सकता है। राज्यसभा के ऑफिसर्स कौन होते हैं? चेयरमैन तो आपको पता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और एक होते हैं डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स अपनों में से एक को चुन लेते हैं डिप्टी चेयरमैन, और जब भी चेयरमैन नहीं होंगे तो वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। आर्टिकल 90 में रिमूवल की बात की गई है, डिप्टी चेयरमैन के रिमूवल की बात की गई है। डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा के मेंबर हटा सकते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी से। कल जैसे बताया था मैंने,
टोटल माइनस वैकेंसी के आधे से एक ज़्यादा कहलाती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। मतलब राज्यसभा के मेंबर जब चाहे डिप्टी चेयरमैन को हटा सकते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी से 14 डे का नोटिस देने के बाद, और चेयरमैन को हटाना हो तो उपराष्ट्रपति को हटाना होगा। राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने की कोई प्रोसीजर नहीं लिखी हुई है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही चेयरमैन हो जाता है। अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना है तो उपराष्ट्रपति के पद से हटा देंगे तो ही चेयरमैन के पद से कोई व्यक्ति हट सकता है। इसलिए संविधान में कहीं क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने का प्रावधान है, तो आप बोलेंगे नहीं है, उपराष्ट्रपति को हटाने से ही चेयरमैन हट जाता है। ठीक है। राज्यसभा एक सचिवालय होता है। राज्यसभा में काम कैसे होगा, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, राज्यसभा की बिजली कैसे चलेगी, बिल का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, जो राज्यसभा का बैक स्टाफ होता है उसे राज्यसभा सचिवालय कहते हैं। राज्यसभा सचिवालय को चलाता है एक सेक्रेटरी जनरल। ये एक ऑफिसर होता है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर यूजुअली हो जाता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ये एक फंक्शनल हेड होता है राज्यसभा सचिवालय का, लेकिन राज्यसभा सचिवालय का एक्चुअल हेड होता है चेयरमैन। मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है। जितने अपॉइंटमेंट राज्यसभा में होते हैं वो राज्यसभा का चेयरमैन ही करता है। तो राज्यसभा का चेयरमैन एक्चुअल हेड है, और जो फंक्शनल हेड है वो होता है सेक्रेटरी जनरल, जो एक ऑफिसर इंचार्ज होता है, वो राज्यसभा के उसको चलाता है। राज्यसभा की स्पेशल पावर्स ये होती है कि ये वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का काम राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, वही तय कर लेता है। आर्टिकल 249 में एक स्पेशल पावर, जब स्पेशल पावर की बात करते हैं तो बोल देते हैं कि लोकसभा को उपलब्ध नहीं है। अगर राज्यसभा को लगता है अगर पार्लियामेंट राज्यसभा के मेंबर्स को लगता है कि राज्य सूची के किसी मुद्दे पर पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो आर्टिकल 249 में राज्यसभा ऐसी पावर पास कर देगा। उसके बाद पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट खुद स्टेट लिस्ट पर नहीं आ सकता, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स या फेडरल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को तय करना पड़ेगा कि ऐसा करने से नेशनल इंटरेस्ट सर्व होगा। अगर राज्यसभा के मेंबर्स अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से एक परमिशन ग्रांट कर देते हैं तो फिर पार्लियामेंट राज्य सूची के मुद्दों पर लॉ बना सकता है। ये राज्यसभा के पास पावर है। मतलब राज्यसभा राज्य सूची पर पार्लियामेंट से काम करवाना हो, ये परमिशन देने की परमिशन सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास परमिशन नहीं है। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस नहीं बनानी हो, अगर नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो तो उसकी परमिशन भी राज्यसभा ही देगा। जब राज्यसभा दे देगा तो पार्लियामेंट नई ऑल इंडिया सर्विस बना देगी। ऑल इंडिया सर्विस वो सर्विस होती है जिसके ऑफिसर्स को रिक्रूट तो यूपीएससी करता है, बट वो राज्य के कैडर में काम करते हैं। मतलब दे वर्क फॉर द स्टेट इवन दो उनकी सारी सर्विस कंडीशंस वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। तो ऑल इंडिया सर्विस 3 ही मानी जाती हैं, आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बाकी सर्विसेज कहलाती हैं सेंट्रल सर्विसेज। तो अगर नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो आर्टिकल 312 में बनेगी। जैसे कि लिखा हुआ है आर्टिकल 312 में, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जा सकती है। चौथी सर्विस जो बनने की बात है वो आर्टिकल 312 में ही मेंशन है, बन सकती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो ये 3 स्पेशल पावर हैं जो राज्यसभा के पास हैं। ये इनिशिएट करने का काम लोकसभा के पास नहीं होता है। ये होता है राज्यसभा, अपर हाउस, हाउस ऑफ विजडम या हाउस ऑफ एल्डर्स। चलिए आज इसको समाप्त करते हैं। आपकी बात समझ में आ रही होगी। आप लोग इसको देखिए। मैंने कल भी बोला था, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये यूज़फुल वीडियोस हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काम आने वाले हैं। और एक प्रेपॉन ने टेस्ट सीरीज़ भी शुरू की है। आप प्रेपॉन की ऐप पे जाकर उस टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत कम फीस की है, यूज़फुल है। 10 टेस्ट हैं 50 क्वेश्चन के, आपके जीएस एग्ज़ाम जो एसएससी का होने वाला है उसके हिसाब से है। थैंक यू वेरी मच।